हेलो दोस्तों, हम क्लास 12वीं का इतिहास भाग 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सीखा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सीखा था। तो आज हम उसी भाग को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 2 है आज, यानी पार्ट नंबर 2 है, और इससे पहले पार्ट नंबर 1 था। तो पार्ट नंबर 1 की मैंने एक छोटी सी स्लाइड ली है, आप लोग देख रहे होंगे। ये वाली स्लाइड जो है, ये पार्ट नंबर 1 से मैंने ली है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 से स्लाइड ली गई है, आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग पार्ट नंबर 1 देखे होंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे वो किस तरीके से जीने के लिए काम किया करते थे, किस तरीके से लोग जीते थे, निर्वाह के तरीके। तो हड़प्पा सभ्यता में लोग कृषि करते थे। क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता में लोग कृषि किया करते थे। ठीक है, ये कृषि है जो मैंने चित्रों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। लोग पशुपालन भी किया करते थे, लोग शिकार भी किया करते थे। आप समझ रहे हैं, लोग क्या करते थे? शिकार भी किया करते थे। ठीक, और व्यापार भी किया करते थे। ये जीने के लिए लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ, गेहूँ, बाजरा, दाल, चना, ये चना है, ठीक नहीं, गलत हो गया है, मिस्टेक हो गई थी, इसको आप लोग चना, चावल, तिल इत्यादि की खेती करते थे। सबसे ज़्यादा बाजरे का सबूत मिला है, सबसे कम चावल के दाने का सबूत मिला है। कह रहे हैं कि लोग खेती भी किया थे। अच्छा, कैसे पता चला होगा कि खेती करते हैं, पशु पालते हैं, ठीक है, शिकार करते थे? देखिए, सबसे पहले जब हमारे वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद के जो वैज्ञानिक होते हैं, उन लोगों ने जब इस पर सर्च किया होगा तो उन्हें अनाज के दाने मिले होंगे, पशुओं की हड्डियां मिली होंगी, ठीक है, व्यापार के कुछ चिन्ह मिले होंगे। तो लोग क्या कि जब पशुओं की हड्डियां मिली होंगी तो लोग सोचे होंगे या तो पशु पाले गए होंगे, तो जब उनकी मौत हो गई होगी तो हड्डियां बची होगी, यानी उन्हें अगर मौत हुई तो दफनाया गया होगा तो उनकी हड्डियां बची होंगी, या वैसे भी मरे होंगे तो उनकी हड्डियां बच जाती दफनाने के बाद। ठीक है, या तो शिकार करके जानवरों का लाया गया होगा, उनका मांस का इस्तेमाल कर लिया होगा और हड्डियां वैसे बच गई होंगी। ठीक, तो इस तरीके से लोगों को पता चला कि लोग पशु भी पालते थे। ठीक है, और लोग अनाज भी उगाया करते थे, कृषि भी किया करते थे, क्योंकि उनके साक्ष्य मिले हैं, उनके सबूत मिले हैं। ठीक है, पशुपालन में लोग मवेशी, भेड़, बकरी, बैल तथा सूअर को पालते थे। लोग क्या कर रहे हैं? पशुपालन में क्या करते थे? लोग सूअर पालते थे, भेड़ पाल, बकरी, ठीक है, मवेशी पालते थे। ठीक है, ये सारी चीजें वो किया करते थे। ये तो हमारी पहली स्लाइड थी। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, ये जो मैं पिछला था उसे थोड़ा सा रिमाइंड किया हूँ, अब जो मैं शुरू करने वाला हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी, ये क्या होता है? एक कृषि तकनीक हो। ठीक है, कृषि तकनीक को ही कृषि प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझे ध्यान से। कह रहा है कि क्या क्या इस्तेमाल करते थे। देखिए, वो हल का भी इस्तेमाल करते थे, कुछ और भी औजारों का इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक, खेती करने के लिए। ठीक है, देखिए ये बैल है, बैल है नहीं, ये बैल का एक प्रतिरूप है। ठीक है, जैसे हम खिलौने के रूप में जहाजों का, गाड़ियों का एक छोटा सा प्रतिरूप बनाते हैं, वैसे ही खिलौने के रूप में ना ये एक बैलों का प्रतिरूप बना है, इसे वृषभ कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वृषभ। ठीक है, बैलों का प्रतिरूप बना हुआ है ये। ठीक है, खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग हुआ था। देखिए, तो बैलों से खेत की जुताई की जाती थी, और ये फसल काटने के लिए शायद इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, यही कृषि तकनीक के लिए इतना सारा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, खेत की सिंचाई के लिए लोग नहर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो खेत की सिंचाई थी ना, उसके लिए लोग नहरों का इस्तेमाल करते थे, तालाब का भी इस्तेमाल करते थे, जलाशय का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ये इस्तेमाल करते थे। इनके कुछ साक्ष्य सबूत मिले हैं कई जगहों से, चोलिस्तान और बनावली से। ठीक है, चोलिस्तान और बनावली से, देखिए ये रहा आपका बनावली वाला हिस्सा, ये बनावली का हिस्सा है, यहाँ से मिले हैं सबूत, मिट्टी के प्रतिरूप मिले, हल के जो हल था उसके प्रतिरूप मिले यहाँ से। ठीक है, मिट्टी के। कालीबंगा राजस्थान से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले। देखिए, ये जोता हुआ खेत है, इसके प्रमाण मिले कहाँ से? कालीबंगन, ये रहा कालीबंगा राजस्थान में, वहाँ से मिले हैं। हड़प्पावासी एक साथ कई फसल उगाते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से एक हल चलाया हुआ और इस तरीके से हल चलाया हुआ है, इस तरीके से,
इस तरीके से सीधे सीधे समकोण पे 90 डिग्री पे काट रहा हो। अगर ये 90 डिग्री पे काट रहा हो तो हमारे जितने भी पुरातत्वविद थे, विद्वान थे, ठीक है, उन्होंने अनुमान लगाया कि हड़प्पा वासी एक ही समय में 2 फसलें या 2 से ज़्यादा फसलें उगाया करते थे। ठीक है, अफगानिस्तान में सोतुघई नामक स्थान से नहरों के प्रमाण मिले हैं। कह रहा है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है सोतुघई और वहाँ पर नहरों के प्रमाण मिले हैं कि लोग नहरों का इस्तेमाल करते थे। धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं, ये आपका जलाशय है, और धौलावीरा से क्या मिले हैं, जलाशय के प्रमाण मिले, ये रहा आपका धौलावीरा। ठीक है, अब हमें पढ़ना हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा सभ्यता थी और उसमें एक शहर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा भी एक शहर था। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। कह रहा है ना, जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे अनोखी चीज थी वो शहरी केंद्रों का बहुत अच्छे तरीके से विकास किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थान हड़प्पा था। कह रहा है जो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें जो सबसे पहले खोजा गया स्थान था वो था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सबसे लोकप्रिय स्थान था। कह रहा है जो मोहनजोदड़ो था वो सबसे लोकप्रिय स्थान था। ठीक है, लोग इसको बहुत अत्यधिक पसंद किए। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। नियोजित शहर का मतलब होता है किसी शहर को बसाने से पहले उसकी एक प्लानिंग करना, उसका एक नक्शा बनाना कि कैसे कैसे होगा, फिर उसके बाद शहर को वहाँ पे बसाना, उसे बनाना, तो इसी को कहते हैं नियोजित शहर था। ठीक है, नियोजित तरीके से एक शहर बसाया गया था, पहले प्री प्लानिंग कर ली गई थी। मोहनजोदड़ो की बस्तियां 2 भागों में बटी हुई थी। कह रहा मोहनजोदड़ो था, जो यह स्थान है, उसमें 2 टाइप की बस्तियां पाई जाती थी, यानी 2 तरीके की बस्तियां थी, दुर्ग तथा निचला शहर। ठीक है, ये देखिए दुर्ग है और ये देखिए निचला शहर है। ठीक है, 2 भागों में बटी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग क्या होता है, दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए पूरे दुर्ग का चित्र है। ठीक है, ये आप इस दुर्ग में ना आप अपने अगर बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखिए, ये आपका स्नान घर है। ठीक है, ये आपका स्नान घर है, आपका ये महाविद्यालय है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। दुर्ग क्या होता है, दुर्ग के बारे में इसमें थोड़ा सा चर्चा हुई है, तो दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। दुर्ग कच्चे ईंटों के चबूतरों पर बने हुए थे, इसलिए यह ऊंचाई पर थे। कह रहा है दुर्ग ऊंची जगहों पर बना हुआ था। जो दुर्ग था ना, ऊंचाई पर बना हुआ था। देखिए दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ था, लेकिन ये ऊंचे हुए कैसे थे, जैसे आपने किसी पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा देखा होगा, ठीक बड़े बड़े चबूतरे ऐसे बने हुए थे और उस पर ही दुर्ग बनाया गया था। ठीक है, इसलिए ऊंचाई पर थे। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ था दुर्ग को निचले स्तर से अलग दिखाना, मतलब निचले शहर से अलग दिखाना। मान लीजिए ये दुर्ग लिखा हुआ है, ये मान लीजिए आपका पूरा दुर्ग है और इसको ऐसे दीवारों से घेरा हुआ था, ऐसे घेरा हुआ था, और इसका मतलब क्या था कि जो निचला शहर है उससे अलग दिखाना कि ये दुर्ग निचले शहर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का उपयोग शायद सार्वजनिक कामों के लिए होता था। कह रहा है ये जो दुर्ग है, इस पर ये जो संरचनाएं बनी हुई है ना, इनका उपयोग सार्वजनिक कामों के लिए होता था। जैसे अभी आप देख रहे हैं महाविद्यालय, तो महाविद्यालय किसी एक का है नहीं, वहाँ पे सामूहिक रूप से लोग पढ़ने जाते रहे होंगे। स्नानघर, यहाँ लोग स्नान करने जाते रहे होंगे। ठीक, अगर यहाँ पे कोई उस समय मंदिर वगैरह रहा होगा तो लोग पूजा भी करने जाते रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो दुर्ग है वो रहने के लिए नहीं बनाया गया था। दुर्ग जिसे आप कभी आवासी नहीं बोलेंगे, ये रहने के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप होते थे, कुछ काम होते थे दुर्ग पे। दुर्ग में माल गोदाम, दुर्ग में एक माल गोदाम मिला था। उस माल गोदाम की क्या विशेषता थी, जरा उसको हम जान ले। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो मैंने नक्शे से आपके काट के निकाल के यहाँ पे हमने ये चित्र लगाया है माल गोदाम का। ठीक है, माल गोदाम एक विशेष संरचना थी। कह रहा है माल गोदाम एक विशेष प्रकार की संरचना थी, जिसका निचला हिस्सा ईंटों से बना हुआ था तथा ऊपरी हिस्सा लकड़ियों से बना हुआ था। ऊपर का हिस्सा लकड़ियों के बनने के कारण खराब हो गया था। आप समझिए कि कह रहा है कि ये आपका माल गोदाम में ये जो नीचे वाला हिस्सा था, ये जो नीचे का हिस्सा था, ये ईंटों से बना हुआ था, लेकिन जो ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे बनाया गया था, ये लकड़ी से बना हुआ था, ये लकड़ी से।
तो लकड़ी के बनने के कारण इधर ये ऊपर का हिस्सा एकदम समाप्त हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि माल गोदाम एक विशेष प्रकार की संरचना थी जिसका नीचे वाला हिस्सा क्या था, वो ईंटों से बना हुआ था, ऊपर वाला हिस्सा लकड़ियों से बना हुआ था। ठीक है, अब हमें पढ़ेंगे दुर्ग में विशाल स्नानागार है। ठीक है, दुर्ग में कह रहा है कि एक विशाल स्नानागार था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या कहानी है। विशाल स्नानागार की विशेषताएं, इसकी देखिए कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है। यह आंगन में बना आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। अब आप समझिए कि ये कहाँ बना हुआ था, आंगन में बना हुआ था और चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। और इसका आकार कैसा था, इसका आकार आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, आयताकार था। इसका आकार कैसा था, आयताकार था। जलाशय के तल में जाने के लिए उत्तरी तथा दक्षिणी हिस्से में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। देखिए एक सीढ़ी यहाँ दिख रही है और एक सीढ़ी भी कहीं ना कहीं इसमें होगी, इस चित्र में दिख नहीं रही है। इसे 3D से देखेंगे या घुमा के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सीढ़ियां बनी हुई थी, कह रहा उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। कहाँ पे, इसके अंदर उतरने के लिए। ठीक है, जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाने के लिए जिप्सम गारे का प्रयोग हुआ था। देखिए जो ईंटें लगी है ना, अभी तो आप सीमेंट से ईंटों को जोड़ देते हैं फिर प्लास्टर कर देते हैं, उस समय क्या था, ईंटों को जमाने के लिए एक साथ जोड़ के रखने के लिए जिप्सम गारे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिप्सम गारे के कारण पानी जलाशय से बाहर नहीं जाता था। जो जिप्सम होता है ना, वो जहाँ लग जाता है उस एरिया से दूसरे एरिया में पानी नहीं जाता है। तो जो ईंटों पे लगा हुआ जिप्सम था उससे पानी रिस कर जलाशय का बाहर नहीं जाता था। इसका उपयोग शायद बड़े अनुष्ठान या किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। कह रहा है कि जो इसका उपयोग था ना, या तो किसी बड़े अनुष्ठान पूजा वूजा वगैरह के लिए या किसी विशेष अवसर पे किया जाता हो, जैसे पार्टी वार्टी हो रही हो, किसी और चीज़ों पर किया जाता हो। तो ये दुर्ग में विशाल स्नानागार का ये काम था, ये इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।